स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12th के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। जैसा कि ये लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा छोटा है और इसके वेटेज भी काफी कम है, 4 मार्क्स का अराउंड ये चैप्टर है, बट इसका रोल बहुत बड़ा है। ये बेसिकली 3D में, जो कि 3D हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है और वो 10 मार्क्स का एक अकेला सब टॉपिक होगा और उसमें ये पूरी तरह से इस वेक्टर का इस्तेमाल, बिना वेक्टर के हम लोग 3D को इमेजिन नहीं कर सकते। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ बेसिक्स टर्म्स की, जिसमें हमने पोजीशन वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, ये 3 टर्म्स पे हमने काम किया था लास्ट वीडियो में। आज भी बेसिक टर्म्स के ही दौर जारी रहेंगे, क्योंकि चैप्टर नया है, ना इससे पहले हमने कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी समझा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पहले बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छी तरह से फिट करना है आपके दिमाग में, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। तो आज कुछ एक एग्जाम्पल से हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, वेक्टर A इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप के साथ होगा। और वेक्टर जब भी लगेगा तो उसमें सबसे पहले तो आप उसके ऊपर एरो लगाएंगे, नहीं तो इन सबके मार्क्स कट होंगे और वेक्टर बिना एरो के प्रेजेंट किया ही नहीं जाता। तो अब इसमें अगर हमने बात करी, और हमने आज एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा होगा कि 3 वेक्टर दे रखे हैं, उनके मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड में थोड़ी सी चीजें आएगी जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर में इसके वेक्टर कंपोनेंट, ये सारे बेसिक टर्म्स हैं, वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट। तो वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है? हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, फिजिक्स का टॉपिक है। तो वेक्टर में डायरेक्शन होता है और वेक्टर से अगर हम लोग डायरेक्शन निकाल लेते हैं, मतलब वेक्टर से अगर छीन ले हम उसके डायरेक्शन को या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो क्या बन जाता है? हमारा स्केलर बन जाता है। राइट? तो इसमें इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या है? मतलब कंपोनेंट मतलब जिस जिस चीजों से ये वेक्टर बना है, तो आप इनके डायरेक्शन के साथ, मतलब i j k के साथ लिखेंगे। वेक्टर कंपोनेंट इज 2i कैप कॉमा माइनस 3j कैप एंड 4k कैप। दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। अब स्केलर कंपोनेंट क्या है? हम इसके i j k को इससे अलग कर लेते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट क्या बन गया बच्चों? 2 माइनस 3 4। अब ध्यान से देखें, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने कार्टेशियन प्लेन में, मैंने जहां से वेक्टर शुरू किया था, जो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, तो एग्जैक्टली ये वही है। तो ये क्या है हमारा? तो हालांकि ये पॉइंट नहीं है, ये वेक्टर है और वेक्टर 2 पॉइंट को कनेक्ट करके मिलता है। तो ये हमारा स्केलर कंपोनेंट इज विदाउट i j k कैप एंड वेक्टर कंपोनेंट इज i j k कैप के साथ। तो ये हो गया आपका वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको इन दोनों के चीजें आपको मेंशन करनी होगी। 10.2 आज खोल करके बैठे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोग तो ओरली करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होपफुली उसमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपने लगा दिया होगा। सेकंड, थर्ड या फोर्थ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपका वेक्टर कंपोनेंट निकालें और स्केलर कंपोनेंट निकालें। क्लियर है? अब इसके बाद थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि ये अभी उस लेवल तक हम लोग पहुंचे नहीं है कि हम इसको डिस्कस कर सकें, बट थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, और वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है, ये इसके लिए बताया जाता है डायरेक्शन रेशियो। तो अभी हम लोग पूरी तरह से डायरेक्शन रेशियो को डिस्कस नहीं कर रहे, हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। बेसिकली डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर कह लें या डायरेक्शन कह लें, आपको चीजें सेम मिलने वाली है। थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, लेकिन मैं, ऐसा कि मैंने बताया कि अभी ये टॉपिक हमारा डिस्कशन का नहीं है,
बस हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन है और छोटे क्वेश्चन है बेसिक, क्योंकि ये हमारा जो डायरेक्शन रेशियो है ये हर क्लास में यूज होना है। 3D में बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है डायरेक्शन रेशियो का। तो डायरेक्शन रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dr से। तो dr को रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर का रिप्रेजेंटेशन dr से होता है। तो सेम चीज हमारा ये पूरे 3D का डॉक्टर कहलाता है ना। तो ये है क्या, इसके बारे में इतनी सारी बातें तो मैंने कर दी, तो लेकिन अभी हम इसका डिटेल में नहीं जा रहे, फिर आपको रिमाइंड करा। तो इसका डेफिनेशन पे जाते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के। तो ये है इसका डायरेक्शन रेशियो का बहुत ही आसान सा डेफिनेशन, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन तो बहुत अलग अलग है, बट जो आपको समझ में आएगा वो सबसे सिंपल लैंग्वेज हमारा यही है। तो ए वेक्टर का यहां पे कोएफिशिएंट क्या है? ए वेक्टर का कोएफिशिएंट है 2, -3 और 4 आई जे के का। तो यहां पे हमारा डायरेक्शन रेशियो जो है इस वेक्टर का 2, -3, 4, राइट। तो पहली छोटी सी गलती आप यहां पे ना करें, इसको ब्रैकेट से कवर ना करें। ब्रैकेट से कवर करने का मतलब ये डायरेक्शन रेशियो नहीं रहेगा, ये इसका ब्रैकेट का मतलब हो जाता है कोऑर्डिनेट, दैट इज पोजीशन वेक्टर को हम लोग बिना आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो को कभी भी ब्रैकेट से आप क्लोज ना करें। तो दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए। अब बात करते हैं वेक्टर बी की। बी वेक्टर है हमारा एक 4i कैप -6j कैप +8k कैप। एक ये वेक्टर की बात कर लें और एक और वेक्टर की बात कर लें, सी वेक्टर की, -2i कैप +3j कैप -4k कैप। चलिए, तो ये हमने आपको दो एक अलग से वेक्टर लिख करके दिया। तो अब इसके अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो अभी आपके जहन में जो बात आने वाली है वही मैं लिख रहा हूं। इसका डायरेक्शन रेशियो आपने बताना है सर 4, -6, 8, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है। और इसका डायरेक्शन रेशियो है -2, 3, -4। क्लियर है सर? तो ये तो चलिए चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या प्रॉब्लम है कि ये आपका डायरेक्शन रेशियो रॉन्ग है। डेफिनेशन पे ध्यान दें, इट इज द सिंपलेस्ट वर्ड इसमें मैंने ऐड करा हुआ, नॉट ओनली कोएफिशिएंट बट इट शुड बी सिंपलेस्ट कोएफिशिएंट। तो सिंपलेस्ट कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इसमें सारी चीजें आप कॉमन निकाल लें, आपको एक फ्रैक्शन कॉमन नहीं आने वाला है। तो अगर आप इसे 2 कॉमन निकाल दें तो 2 कॉमन निकालने के बाद ये क्या आ जाएगा? 2 कॉमन निकालने के बाद ये आ जाएगा हमारा 2, -3, 4। दिस इज योर डायरेक्शन रेशियो। यहां पे अगर चाहे तो आप माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकालने के बाद ये भी इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये भी इसका डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। तो अब आप देखिए कि आपके तीनों वेक्टर के डायरेक्शन क्या है, रेशियो क्या है, सेम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल दीज 3 वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन रेशियो बताता ही है डायरेक्शन को। तो यहां पे क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन और डायरेक्शन रेशियो। तो इस एग्जांपल से हमने ये कंक्लूड किया। हाँ? तो आप इसको बॉक्स में बना के रख लें। तो ये क्या हो गया इनका सेम डायरेक्शन। तो ये चीज हमारा अभी डायरेक्शन रेशियो डिस्कस करने का सिर्फ यही एक पर्पस था कि यहां पे ये डायरेक्शन हमारे सेम है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है 10.2 आप निकाल करके बैठ जाए। मैं सारे क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आप वहां से क्वेश्चन पढ़ना और मैं यहां से आपको सॉल्यूशन बताता जाऊंगा। आप टैली करते जाना या तो आप पहले सॉल्व करके रख लो। तो पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए फाइनली अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 वेक्टर दे रखा है, तीनों के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहे हैं। आराम से इजीली आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आई प्लस जे प्लस के है अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ बी में आपका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा सेम टू वेक्टर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि टू डिफरेंट वेक्टर्स, क्या है, टू डिफरेंट वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड। मतलब यही कहने का कि आप दो ऐसे वेक्टर बनाए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। एग्जाम्पल इसलिए मैंने अभी तक डिलीट नहीं करा। आपका वेक्टर है 2i - 3j + 4j। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज रूट 29 यूनिट्स। अब एक वेक्टर लिखें बी, एक वेक्टर लिखेंगे सी और एक वेक्टर लिखेंगे डी। सर यहां तो दो वेक्टर ही बनाने को बोल रहे हैं, मैं आपको पूरा सिस्टम समझा रहा हूं, है ना। तो पूरा सिस्टम में क्या है कि आप एक वेक्टर लिखा हमने 3i कैप - 2j कैप प्लस 4k कैप। क्या किया हमने इसमें, देखो आप इस वेक्टर से इस वेक्टर में क्या डिफरेंस किया, हमने इनके कोफिशिएंट्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। क्या करा हमने, इनके कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया। ये हमने वेक्टर कौन सा बनाया, बी वेक्टर। क्लियर है। सी वेक्टर हमने बनाया -2i कैप -3j कैप प्लस 3j कैप -4k। तो आप इसको माइनस भी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये वाला वेक्टर हमने क्या किया, सर ए का आपने साइन चेंज कर दिया, सी का साइन चेंज कर दिया, अलग अलग वेक्टर बन गया। डी वेक्टर में हमने क्या किया, 3i कैप -2j कैप प्लस लिख दिया इसको और -4k कैप। यहां क्या किया हमने, यहां पे हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया और साइन भी चेंज कर दिया। तो तीन अलग अलग एग्जांपल। एक में हमने क्या किया, जो ओरिजिनल वेक्टर था उसके कोफिशिएंट को, कोई भी दो कोफिशिएंट, या चाहे तो आप तीनों को कर सकते हैं, है ना। इसको यहां डाल दिया, इसको यहां डाल दिया और ये यहां आ गया, तीनों इंटरचेंज हो गए। तो क्या करें आप, कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दें या उनके साइन चेंज कर दें या दोनों काम कर दें, कोफिशिएंट भी चेंज कर दें, साइन भी चेंज कर दें। तो आपके मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मॉड भी क्या मिलेगा हमारे को, 9 + 4 + 16 अंडर रूट 29 यूनिट्स। मॉड सी भी क्या मिलेगा हमारा, अंडर रूट 4 + 9 + 16 अंडर रूट 29 यूनिट्स। एंड मॉड ऑफ डी वेक्टर भी क्या मिलेगा हमारे को, अंडर रूट 9 + 4 + 16, that is again under root 29. To keep the magnitude same, just interchange the coefficients of I, J, K or change the sign or both. तो दो वेक्टर अगर बनाना है हमारे को क्या करना है, सेम मैग्नीट्यूड रखना है, तो आप उनके कोफिशिएंट को क्या करें, इंटरचेंज कर दें या फिर उनके साइन चेंज कर दें। आई थिंक इतना आपको सफिशिएंट होगा। लिखना चाहें तो आप जरूर लिख सकते हैं इसको। टू डिफरेंट वेक्टर विल हैव सेम मैग्नीट्यूड इफ वी चेंज द कोफिशिएंट और साइन और बोथ, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपका है टू डिफरेंट वेक्टर, है ना, विद सेम मैग्नीट्यूड, तो रूट 29। चलिए अगला क्या है कि डिफरेंट वेक्टर, अच्छा
सेम डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए आपका, डिफरेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सेम डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। या टू डिफरेंट वेक्टर होगा, या हाँ, टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, डिफरेंट वेक्टर। चलिए मैग्नीट्यूड भी आप छोड़े, डिफरेंट वेक्टर्स, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। ए वेक्टर हमारा सेम है, बी वेक्टर हमने क्या लिखा, 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। क्या किया हमने ए वेक्टर में, तो ए का डायरेक्शन रेशियो कितना है हमारा, तो अभी पीछे मैंने एग्जांपल दिया था 2 - 3 4। बी का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 4 - 6, और इसमें 2 कॉमन ले तो अगेन 2 - 3 4। सेम डायरेक्शन विद सेम डायरेक्शन, डिफरेंट वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। अगर आपने क्या करे, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। तो इसका तरीका क्या है, किसी भी वेक्टर में आप अगर मल्टीप्लाई कर दें किसी भी कांस्टेंट से, तो उसके डायरेक्शन रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका डायरेक्शन रेशियो या उसके डायरेक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इफ वी मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट टू एनी वेक्टर, इट्स डायरेक्शन विल रिमेन सेम। स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, मे बी प्लस माइनस कुछ भी, टू अ वेक्टर, its direction will remain same, will be same। शायद जगह कमी है, कट गया होगा, या दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर, कोई बात। ठीक है, तो अगर हमने कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया किसी वेक्टर में, तो उसके डायरेक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द वेक्टर इतना एंड इतना आर सेम, है ना, आर इक्वल। चलिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम लोग, क्वेश्चन 4 5 आप ट्राई करें, आता हूं। शॉर्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको x और y फाइंड आउट करना है, जिसमें ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, तो x = 2 and y = 3। if two vectors are equal then their vector component or scalar component or both, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आपका इनिशियल पॉइंट दे रखा है और टर्मिनल पॉइंट दे रखा है, और आपको निकालना है इसमें फाइंड द डायरेक्शन, है ना, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो इसमें स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट, तो पहले वेक्टर ए बी तो बना ले, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा जी, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज टर्मिनल माइनस इनिशियल, पहली क्लास की चीज है। तो 5 - 2 कितना हो गया हमारा, 5 - 2 3i कैप प्लस 7 - 1 दैट इज 6j कैप। ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। अब इसका स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बड़े प्यार से आप बता सकते हैं, नाम बड़े बड़े हैं, काम बहुत ही छोटा है इनका। वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, है ना, तो स्केलर कंपोनेंट 3,6 विदाउट ij के। ध्यान रहे, दिस इज नॉट द डायरेक्शन रेशियो। अगर आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे, आपका 1 and 2 आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर कंपोनेंट एंड डायरेक्शन रेशियो। तो बहुत सारी चीजें डायरेक्शन रेशियो के बारे में हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। वेक्टर कंपोनेंट क्या हो गया जी,
3i cap comma 6j cap. This is your question number 5 with vector component and scalar component. आपको मैंने स्टार्टिंग के क्लास स्टार्टिंग में बता दिया था. The question number 6, a b c तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको सम ऑफ द वेक्टर्स निकालने हैं, दैट इज a प्लस b प्लस c वेक्टर. तो इसमें i वाले i के साथ ऐड हो जाएंगे, j वाले j, क्योंकि ये सारे अपने अपने में डायरेक्शन है. तो i कैप माइनस 2i कैप, दैट इज माइनस i कैप प्लस i कैप. तो ये देखो i प्लस i, 2i माइनस, तो क्या बन गया हमारा 0i कैप. लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है ना लिखिए. माइनस 2j प्लस 4j कितना हो गया यहाँ पे, या फिर माइनस 2j माइनस 6j माइनस 8j प्लस 4j माइनस 8j कैप. सिंपल कैलकुलेशन है. माइनस 2 प्लस 4 कितना हो गया, प्लस 2 प्लस 2 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 4. 1k 5k प्लस 1k 6k, 6 प्लस 7k कितना हो गया जी 13k कैप. तो आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं माइनस 8j कैप प्लस 13k कैप, और आप चाहें तो इसमें 0i कैप भी लगा सकते हैं. तो यह हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. 7, 8, 9 और 10 उसके करने के पहले एक एग्जांपल फिर से, और उसी से हम ये तीनों क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे. इनका स्क्रीनशॉट ले लें. चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा हमने वेक्टर लिया है, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप. तो सबसे पहले फटाफट आप मेरे को इसका ना यूनिट वेक्टर निकाल देंगे. यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो a वेक्टर दे रखा है, तो ऑब्वियसली हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. मैग्नीट्यूड अगेन हमारा 9 प्लस 16 25 प्लस 25, दैट इज रूट 50, और रूट 50 को हम लोग 5 रूट 2 भी लिख सकते हैं यूनिट्स. तो ये क्या बन गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. अब इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालना जाए तो आप बड़े ध्यान से देखना, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन में 5 रूट 2 हमने डिवाइड कर दिया. और a वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते. 3 अपॉन 5 रूट 2 i कैप माइनस 4 अपॉन 5 रूट 2 j कैप प्लस 5 अपॉन 5 रूट 2 k कैप. सर 5 काट दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आराम से बैठे. ये यूनिट वेक्टर हमने पहली क्लास में सीखा था. अब यहां पे मेरा सवाल ये है, क्या a वेक्टर और a कैप वेक्टर का डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन रेशियो, सेम है? डू द वेक्टर a and its unit vector have same direction or direction ratio? तो इसका मतलब क्या है, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं. a वेक्टर अगर हमने, सॉरी ये a कैप है, तो a कैप में क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन 5 रूट 2 कॉमन ले सकते हैं. क्या बनेगा ये 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप. Now the direction ratio of a cap is 3 minus 4 5. सर ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो का आपको मैंने डेफिनेशन में ही कोट करा हुआ था कि इट इज द सिंपलेस्ट कोफिशिएंट, और उसके साथ मैंने क्या एक नोट लिखवा दिया था, टू कीप द डायरेक्शन रेशियो सेम ऑलवेज मल्टीप्लाई विद एनी कांस्टेंट. तो हमने a वेक्टर में, ध्यान दें, a वेक्टर में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, ये यूनिट वेक्टर हो गया. तो हमने सर a वेक्टर में ना 1 अपॉन 5 रूट 2 मल्टीप्लाई किया. देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखें इसको, अभी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये. तो हमने a वेक्टर में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन 5 रूट 2 मल्टीप्लाई कर दिया. तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई कांस्टेंट किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी, तो उसके डायरेक्शन या डायरेक्शन रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता.
द डायरेक्शन रेशियो विल रिमेन सेम। तो हमारा अब यहां पे क्या कंक्लूजन निकला कि क्या यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा वेक्टर वाले के डायरेक्शन के बराबर होगा? यस, यस, 100 टाइम्स। तो हमारा यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड, सॉरी उसका ओरिजिनल वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम है, क्योंकि सेम वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है। 1/5√2 इज द मैग्नीट्यूड और 1/5√2 से हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। ये देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/5√2 a वेक्टर, है ना। तो अब देखिए आप, तो ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, और ये पूरा का पूरा क्या था हमारा, ये a वेक्टर। तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये अपने आप में, कि वेक्टर एंड इट्स यूनिट वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। तो आप नोट करके लिखना, इंपॉर्टेंट मार्क करके, वेक्टर and its unit vector have same direction और direction ratio। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि आज के बाद हमें पता लगेगा कि वेक्टर और उसके यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो अब हमारा अगला कंसेप्ट, मॉड ऑफ ए कैप। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड क्या होगा, हमेशा 1 यूनिट। तो यहां पे हमारा मॉड ए कैप क्या है, 1 यूनिट। सपोज हमें ए कैप में मल्टीप्लाई ए कैप बाय 4 एंड कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, ए कैप में 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली ये अब यूनिट वेक्टर तो रहा नहीं, ये कोई ना कोई वेक्टर बन जाएगा, बी वेक्टर। अब मुझे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए हमें? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। सर क्या करवा रहे हो? बस 2 मिनट और एक और कंसेप्ट सीखें, आपका काम क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। तो मल्टीप्लाई ए बाय 4 यूनिट, तो हमने एक नया वेक्टर एग्जांपल दे दिया आपको। तो यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दें, 4a इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करें, यहां करें, कहीं भी करें, तो 4a इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 इंटू 5√2 और ये 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये आ गया। अब अगर हम इसका मॉड भी निकालना चाहें तो अंडर रूट, तो ये हमारा 4/5√2 तो क्या हो गया, बाहर ही रह गया, और यहां क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या बन गया 4/5√2 इंटू √50, और एग्जैक्टली 5√2 और √50 सेम ही है। तो अब ये दोनों भाई साहब क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और मॉड बी जो निकल करके आया हमारा 4 यूनिट्स। स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसको नोट कर ले, फिर हम लोग कुछ जरूरी बातें करते हैं। चलिए, तो मॉड बी कितना आ गया हमारा 4 यूनिट्स। सर ये क्या हो गया, समझ नहीं आया, एक बार रिवाइंड करें जरा,
कि हमने किया क्या क्या। हमारे को ए वेक्टर था, है ना। ए वेक्टर का हमने क्या करा, यूनिट वेक्टर निकाला। कैसे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ए वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकाला, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। मैग्नीट्यूड निकल गया हमारा 5√2, तो हमने यूनिट वेक्टर निकाल दिया, इसको डिवाइड करके ऐसे भी ब्रेक कर दिया। फिर मैंने बोला कि आप ए कैप का डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकाला, फटाफट बताया कि वेक्टर हमारा ए कैप का यूनिट डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो हमने फटाफट जो हमने मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करा था उसको कॉमन निकाल दिया, राइट। और जब हमने कॉमन निकाला तो देखा उसका डायरेक्शन रेशियो वही बन रहा है जो हमारा वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से, जो कि यहां पे रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिख करके दे दिया था, लिखवा करके, तो आप उसको फिर से जाके एक बार ताजा करें। तो हमने क्या करा, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करा, तो हमें यूनिट वेक्टर मिला, तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम। अब हमने चेक किया हमारा किया हुआ है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1। अब हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट से। तो ध्यान दें, ये हमारा वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रेशियो 3 - 4 5 है। इसको फिर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका डायरेक्शन रेशियो चेंज होगा? नहीं चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो यूनिट वेक्टर को हमने एक कांस्टेंट दैट इज 4 से मल्टीप्लाई करा, तो यहां पे हमने इसका नाम दे दिया बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का भी डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 3 - 4 5। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं बी वेक्टर कैसे आया सर, 4 मल्टीप्लाई करके ए कैप में। हमने बोला कि आप जो है ए कैप को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे को बी वेक्टर ये दिख गया। अब ये दिख रहा है बेचारा, ये तो कांस्टेंट था, बाहर ही खड़ा रह गया, अंदर का मटेरियल तो सेम रहा, जो कि इसका डायरेक्शन रेशियो बन रहा है, किसका, बी वेक्टर का। तो इसका मतलब अभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। ए वेक्टर से यूनिट पे गए, नो डायरेक्शन चेंज, हमने मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट। अब यूनिट वेक्टर से बी वेक्टर पे गए, कैसे, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, नो डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बदल करके 4 यूनिट आ गया। तो क्या बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो सेम है? यस सर, किसके, ए वेक्टर के। तो ए और बी वेक्टर का क्या हो गया, हमारा डायरेक्शन सेम हो गया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमने डिफरेंट कर दिया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 5√2 यूनिट्स। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर, 4 यूनिट्स, क्योंकि बी वेक्टर आया कहां से, ए कैप को मल्टीप्लाई करके। और ए कैप का यूनिट वेक्टर, बेटा अगर 1 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे कोई भी नंबर, वो तो वही बन जाएगा। तो हमने इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। इसमें 100 मल्टीप्लाई करके वेक्टर बना दिया, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। इसका मतलब कि अगर हमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन को सेम रखते हुए, दैट इज वेक्टर ऑफ सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, कैन बी फाइंड आउट बाय 2 simple steps. First you have to calculate its unit vector, then multiply by the required constant जो मैग्नीट्यूड हमारे को चाहिए। तो पहले आपको मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आप एक बार पढ़ लें तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i + j + 2k। तो इन द डायरेक्शन मतलब आप इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो चेंज होगा नहीं, आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यूनिट वेक्टर सिंपल निकालना। 8th में क्या है,
कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी क्यू इज द पॉइंट। तो पी और क्यू दो पॉइंट्स है, तो आप पी क्यू वेक्टर निकाल सकते हैं और उसी डायरेक्शन में क्या करें, आप यूनिट वेक्टर निकाल लें, आराम से निकाल सकता है उसके मैग्नीट्यूड से, पी की को के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। मैं करके दिखाता हूं, आप टेंशन मत लो। फॉर ए गिवन वेक्टर ए एंड बी वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों को प्लस कर दें और उसी के डायरेक्शन में, मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकालें, डायरेक्शन विल नेवर चेंज, तो उसको मैग्नीट्यूड ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें। नाउ हियर योर क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन का आपको मैंने जवाब दिया है ये करके कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे और 2k, है ना, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन में, एक वेक्टर दे रखा है जो कि है हमारा 5i माइनस जे प्लस 2k का। आप उसी डायरेक्शन में, है ना, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर 5i माइनस 2j प्लस 2k विद मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 8 यूनिट। तो यहां पे हम यही कर रहे हैं कि वेक्टर को चेंज नहीं, उसके डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए अलग मैग्नीट्यूड का वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है। तो पहले यू हैव टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, है ना, देन मल्टीप्लाई बाय द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, जो कि क्वेश्चन में 8 यूनिट दे रखा है। तो फटाफट आप क्या करें, इसमें इसके यूनिट वेक्टर को निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो इसको तो आप एक बार नोट कर ले, है ना, इसको नोट कर ले। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले जो काम हमने अभी किया वो आप नटशेल में इसको लिख रहे हैं। वेक्टर विद सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी फाइंड आउट बाय फर्स्ट फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, देन मल्टीप्लाई इट, दैट इज यूनिट वेक्टर, बाय द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का आपको वेक्टर चाहिए उस कांस्टेंट से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ए वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द सेम डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर हमारा फार्मूला बन गया मॉड ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, और मॉड ए कितना निकल गया है इसका 1 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज √6 यूनिट्स। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो 1 बाय √6 मल्टीप्लाई करें किसमें, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देखें इसका dr 1 1 2, इसका dr 1 1 2, सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा P और Q आपका 2 पॉइंट दे रखा होगा, है ना, जहां पे P है हमारा 1 2 3 4 5 6। P पॉइंट है हमारा 1 2 3, Q पॉइंट है 4 5 6। पी क्यू वेक्टर कैसे बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 1 3i कैप, 5 माइनस 2 3j कैप 3k कैप। पी क्यू का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 प्लस 9, दैट इज 3√2 27, है ना, 3√2 यूनिट्स। तो पी क्यू का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, पी क्यू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। पी क्यू वेक्टर हमारा 3i प्लस जे प्लस के का कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, इसका डायरेक्शन इशू 1 1 1, राइट, अपॉन 3√3, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डायरेक्शन रेशियो
अगेन 1,1. The unit vector in the direction of PQ vector. तो आप स्क्रीनशॉट ले, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लिया. आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकलेगा? 2 माइनस आई कैप, कितना हो गया बच्चों? आई कैप माइनस आई प्लस जे, क्या हो गया? 0 जे कैप. 2k माइनस के, कितना हो गया? डायरेक्शन रेशियो 1,0,1. ठीक है. अच्छा, सपोज इसको हमने क्या करा, कोई एक वेक्टर ले लिया पी वेक्टर. अब हमें पी वेक्टर का सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है. तो पी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी. तो मॉड ऑफ पी निकाले, 1 प्लस 1 दैट इज √2 यूनिट्स. तो क्या निकल गया? आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2 दैट इज 1/√2. अगर आपको जे कैप लिखना है तो आप 0 जे कैप लिख सकते हो, हालांकि कोई जरूरत नहीं है. इसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया हमारा? 1,0. तो ये क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i कैप माइनस जे कैप, देखना पड़ेगा क्या क्या है, प्लस 2k कैप विद मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स. वेक्टर विद सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, इस वेक्टर का डायरेक्शन. क्या डायरेक्शन रेशियो है इनका? 5 माइनस 1 2. हाँ, डिफरेंट मैग्नीट्यूड. ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, कितना होगा? 25 प्लस 1 26 27 3√2. तो ये वेक्टर हमने मान लो ए ले लिया, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप. 30. फटाफट कैसे निकालना? फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर. तो पहले यूनिट वेक्टर के लिए आपको मॉड ए चाहिए, 25 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज √30 यूनिट्स. तो ए कैप कितना हो गया हमारा यूनिट वेक्टर? 1 अपॉन √30 इंटू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप. स्टिल डायरेक्शन रेशियो सेम, 5 माइनस 1 2. बार बार मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं. अब बी वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 8 यूनिट. सपोज हमने बी वेक्टर ले लिया 8 ए कैप, तो इज इक्वल टू 8 अपॉन √30 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना. डायरेक्शन रेशियो अगेन 5 माइनस 1 2. अभी भी क्या है इसका डायरेक्शन? और मैग्नीट्यूड आप निकाल के चेक कर लें तो ये आएगा 8 यूनिट्स. तो ये हमारा वेक्टर बन गया जिसका डायरेक्शन सेम रहने वाला है एज योर ओरिजिनल वेक्टर दैट इज ए 5 माइनस जे प्लस 2k कैप, बट मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया? 8 यूनिट्स. चेक कर लें. ये दो सिंपल सा स्टेप. क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिनिश. क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स जो है आपका डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर है. कोलिनियर वेक्टर में आप उनके डायरेक्शन रेशियो सेम कर दें, दो वेक्टर के कोलिनियर हो जाएगा. दोनों वेक्टर का अगर हमारा डायरेक्शन दो वेक्टर का सेम है तो इट इज कोलिनियर. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें. क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम लोग तैयार होते हैं. डायरेक्शन कोसाइन हमारा नेक्स्ट टॉपिक. चलिए बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है, ज्यादा यूज इसके है नहीं. हमारे पूरे 3D में भी बहुत कम यूज है. बस आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने आना चाहिए और एक रिजल्ट याद होना चाहिए. तो सबसे पहले तो हमने बात करना है कंटेक्स्ट में क्या, ए वेक्टर कोई है,
जिसमें x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ध्यान रहे यहां पे x1 y1 z1 आर नॉट द मेयर कोफिशिएंट्स, इट इज सिंपलेस्ट कोफिशिएंट, डायरेक्शन रेशियो है होना चाहिए। x1 y1 z1 क्या होना चाहिए यहाँ पे, आपके डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए, सिर्फ कोफिशिएंट की बात नहीं कर। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन कोसाइन अगर है तो कॉस का जिक्र हो तो होना ही होना है, बट ये कोई डराने वाला कॉस नहीं है, सिंपल सा सोबर सा कॉस है। तो ये सबसे पहले तो जैसे हमने x1 y1 z1 से डिनोट किया डायरेक्शन रेशियो को, उसी तरह से डायरेक्शन कोसाइन का हमेशा ट्रिपलेट में ही आएगा, LMN स्टैंडर्ड सिंबल है ये। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय L, M, N, where L is cos alpha, cos beta and cos gamma। तो अब ये अल्फा बीटा गामा क्या, ये बाद में, पहले तो हम लोग इसके फॉर्मूले पे चलते हैं कि ये होगा क्या। तो ये होगा कुछ नहीं, x1 अपॉन मॉड ए, ये आ जाएगा y1 अपॉन मॉड ए, और ये इसकी वैल्यू है z1 अपॉन मॉड ए। मतलब अगर आपने डायरेक्शन रेशियो को इंडिविजुअली उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया उस वेक्टर के, तो ये हमारा बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसको थोड़ा सा खुला खुला करके लिखते हैं, x1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू अगेन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, y1 अपॉन मॉड x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, z1 अपॉन मॉड x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब यहां पे एक नोट देना जरूर बनता है कि अल्फा बीटा गामा है क्या। तो यहां पे लिख लें आप, अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स made by the vector, obviously vector कौन, A, with x, y and z axis respectively। क्या मतलब हुआ, यहां पे तीन एंगल्स बन रहे हैं, किसके किसके बीच, वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस के बीच, जिसका नाम हमारा अल्फा है, वेक्टर ए विद वाई एक्सिस जिसका नाम हमारा बीटा है, एंड वेक्टर ए विद जेड एक्सिस जिसका नाम हमारा गामा है। ज्यादा हमारा रिलेवेंस यहां पे है नहीं, एक छोटा सा डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस जो कि आई कैप है, ये वाई एक्सिस जो कि हमारा जे कैप है, और ये जेड एक्सिस। सपोज ये कोई वेक्टर हमारा क्या है, ए, राइट, ये आपका ए वेक्टर। तो ये एक्स एक्सिस से सपोज कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, तो ये क्या है हमारा अल्फा, और ये बीटा है हमारा वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है। अब गामा कैसे बना रहा है, तो ये वेक्टर यहां बोर्ड पे चिपका हुआ पॉइंट नहीं है, ये कहीं यहां हवा में। तो ये वाला एक्सिस कैसे, ऐसे, z एक्सिस इज लाइक दिस। तो यहां से ये वाला एंगल जो बनेगा इसका, दैट विल बी गामा। थोड़ा सा समझना मुश्किल है, 3 डायमेंशनल है, फिर से मैं कोशिश करता हूं। ये हमारा z एक्सिस है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये यहां पे बोर्ड पे नहीं है, ये यहां है सपोज। तो अब यहां एक पॉइंट है, आप तीसरे हाथ तो है नहीं मेरे, बट ये वाला z एक्सिस, यहां से ये z एक्सिस के बीच ये वाला जो एंगल बन रहा है, दैट इज योर क्या, गामा। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है आपके लिए इतना। तो दिस इज योर गामा, आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन करके भी उसमें आ जाएगा आपका रिजल्ट, लेकिन उससे जरूरी है कि हम इसके रिजल्ट को, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो पेपर में आता है उसको समझें।
तो हमने आपको बोला कि इनके स्क्वायर, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। सर कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला कि आप इसका स्क्वायर करें, दैट इज एल स्क्वायर करें, प्लस एम स्क्वायर करें, प्लस एन स्क्वायर करें। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर तीनों को करके ऐड कर दें, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, एम का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर बीटा, एन का स्क्वायर मतलब प्लस कॉस स्क्वायर गामा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एल का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर होगा। तो x1 स्क्वायर अपॉन ये रूट हटेगा तो क्या बनेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। समझ में आया ये? प्लस m स्क्वायर में क्या होगा, ये y1 का स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, रूट हट जाएगा इसका भी। प्लस एन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर गामा में z1 का स्क्वायर अपॉन सेम x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब आपको पता लग रहा होगा कि निकलने वाला क्या है। एलसीएम विल रिमेन सेम, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में भी हमारा यही टर्म आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो इन तीनों को स्क्वायर का प्लस क्या होगा हमारा, 1। तो इसका मतलब रिजल्ट हमारा जरूरी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन यहां से, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ऑल्सो 1। बट इसमें आपको ध्यान रखना ये होगा कि अल्फा बीटा गामा क्या है। तो अल्फा बीटा गामा ए वेक्टर से एक्स एक्सिस का एंगल अल्फा, ए वेक्टर से वाई एक्सिस का एंगल बीटा, और ए वेक्टर से जेड एक्सिस का एंगल इज योर गामा। देन दिस रिजल्ट विल होल्ड गुड। क्लियर है? अब इस पे एक छोटा सा सवाल करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें, ये रिजल्ट में एज इज रख लो। फिर इसी को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल मेड बाय द वेक्टर with x axis, y axis and z axis respectively, then find value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ट्राई कर रहे हैं वीडियो पॉज करके। तब तक हम लोग इस रिजल्ट को यूज करना है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इसी की वैल्यू लेकर के चलते हैं, राइट। तो साइन स्क्वायर अल्फा, मैंने दो अप्रोच लेना है इसमें आपके लिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू में निकालना। तो बट हमारे को पता क्या है कि अगर अल्फा बीटा गामा ये एंगल होंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होना है, 1। तो आप इसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं बड़े प्यार से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो अब हमने क्या करा, 1 1 और 1 कितना हो गया 3, माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है ना, इज इक्वल टू 3 माइनस 1। इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर आपको ये अप्रोच में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, आप इस अप्रोच को ले सकते हैं। यहीं से शुरू करें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है जी, 1। अब इन सबको साइन स्क्वायर में चेंज करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 1 1 1। 3 माइनस कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू निकालनी है, आप इसको उस साइड फेंक के 1 को इधर लेकर के आए, तो 3 माइनस 1
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो कोई भी अप्रोच आप ले सकते हैं जो आपको समझ में आसानी से आता है। मैंने आपके लिए ऑप्शन कोई नहीं छोड़ दिया है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई? तो दोनों में से कोई भी अप्रोच ले सकते हैं जो आपको दिल को अच्छा लगे। आसान वही होता है जो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए और उसको रिकॉल करना। कोई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट पढ़ के आप उसको रिकॉल ना कर पाए, पेपर में यूज नहीं कर पाए, तो फायदा उसका वो होगा नहीं। चलिए अब हम लोग इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कर लें, या पहले एक फॉर्मूला है उसको भी कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला स्क्रीनशॉट। चलिए फटाफट हम लोग ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो जाएगा। आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना। रिमेनिंग 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ आपको करा दिया। कुछ डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको ले लूंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने 11th में भी पढ़ा होगा, अगर या 10th में भी पढ़ा है हमने। कोऑर्डिनेट ए पॉइंट हमारा अगर ए वेक्टर है, ध्यान में है ना, पोजीशन वेक्टर। बी पॉइंट हमारा बी वेक्टर है, और तो हमारे को सी पॉइंट बताएं वेयर सी इज द मिड पॉइंट। क्या है ये? तो सी वेक्टर बताएंगे। कैसे बताएंगे भाई साहब? तो मिड पॉइंट हमारा a प्लस बी बाई टू, एवरेज होता है x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पता है हमारे। सेक्शन फॉर्मूला 11th के जैसे एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों है। a पॉइंट हमारा a वेक्टर है, b पॉइंट हमारा b वेक्टर है, बीच में आ गया c पॉइंट जिसने m1 is to m2 में इसको डिवाइड कर रखा है। तो आपको क्रिस क्रॉस आता होगा मेथड। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करें, दोनों प्लस करें। ये इंटरनली में, यहां पे क्या हो जाएगा? दोनों में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो m1 इंटू बी वेक्टर प्लस m2 इंटू ए वेक्टर। तो m1 m2 से ज्यादा आपको क्रॉस पता होना चाहिए। क्रॉस, क्योंकि वैल्यू तो m1 m2 लिख करके देगा नहीं कोई आपको। तो m1 इंटू बी वेक्टर प्लस m2 इंटू ए वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहां पे एक्सटर्निंग का मतलब क्या है कि c कोई बाहर का पॉइंट है जो a पॉइंट और b पॉइंट को, अगर ये 1 है तो ये 2 है। जैसे ये अगर 10 है तो ये पूरा 20 होना चाहिए। ये होता है एक्सटर्नली का मतलब। तो ऑब्वियसली m1 इंटू बी वेक्टर माइनस m2 इंटू ए वेक्टर अपॉन में m1 माइनस m2। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है ना। तो मिड पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 16 बन रहा है, और एबीसी हमारा वेक्टर दे रखा है रेस्पेक्टिवली फाइंड द। अच्छा, ये करना है कि ये शो करना है आपका कि ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब पाइथागोरस आप इसमें लगा सके। तो तीनों के मैग्नीट्यूड आपने निकालने हैं। ये पोजीशन वेक्टर है तो हम लोगों ने इसके साइड के वेक्टर निकालना। तो कुछ कुछ टाइम अगर लगेगा इसके अंदर तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बना दूं ऑब्वियसली। ठीक है, तो आज के लिए हमने इसमें यही सारी चीज आपको ये फॉर्मूला दे दिया, डायरेक्शन कोसाइन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सारा सॉल्व करके दे दिया। तो 11 से लेकर के ऑनवर्ड्स आप एक बार ट्राई करें बेस्ड ऑन सिंपल फॉर्मूले। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रिमेनिंग क्वेश्चन को लें या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को लें, तो ये देखा जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से मैं शुरू करा दूंगा, अदरवाइज मैं इसका अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और होप कि आपको वेक्टर सही से इसके बेसिक्स समझ आएंगे, तभी आप इसको एंजॉय कर पाओगे आगे के 3D के लिए। अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी हो सकती है। और एक अच्छी खबर इस बार आपके लिए ये भी है कि 3D में मेन पार्ट उसका जो प्लेन होता था, जिसके कारण सारी चीजें कंफ्यूज हो जाते थे बच्चे काफी ज्यादा, तो वो हेडेक आपके साथ नहीं है। आपका प्लेन कटा हुआ है, तो प्लेन नहीं सिर्फ लाइन पढ़ेंगे तो 3D काफी मतलब 1/4 ऑलमोस्ट रह गया। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।